तो पिछले क्लास हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक का एंड किया था कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म, है ना, कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म। तो उसमें ये आपको बताया गया था कि जो कूलम्ब्स लॉ में फोर्स होता है दो पार्टिकल के बीच का, जिसको हमने लिखा था एफ वेक्टर बराबर के Q1 Q2 और बाई में था ये आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। ठीक है, ये फार्मूला होता है हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ रिपल्सन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसका वेक्टर फॉर्म है ये। ठीक है, और हमें यहाँ पर इस चीज़ को अप्लाई करना है, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि जो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ रिपल्सन है, वो इक्वल एंड अपोजिट होता है, इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो ये जो इक्वल एंड अपोजिट होता है इसको हम लोग कहते हैं न्यूटन्स का थर्ड लॉ, जिसमें हमने बोला था कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। ये एक्शन रिएक्शन दो अलग अलग बॉडी पर लगते हैं, ये कभी कैंसिल आउट नहीं होते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पर प्रूव करना है। ये जो फोर्स ऑफ रिपल्सन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों के बीच का है, बट हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है एक वेक्टर फॉर्म, वेक्टर क्वांटिटी। अब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का अपोजिट है तो एक प्लस होगा, दूसरा गारंटीड अपने आप साइन क्या लेके आएगा, माइनस साइन। ठीक है, अब इस चीज़ को बहुत इजी तरीके से आपको समझना है। तो हमने यहाँ पर ऐसा मान लिया कि हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है, इस एक्स वाई प्लेन पे यहाँ पर एक चार्ज Q1 बैठा है, यहाँ पर कहीं चार्ज Q2 बैठा है। ठीक है, चार्ज Q1 जिस जगह पर बैठा वहाँ कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x1 y1, और चार्ज Q2 जिस पॉइंट पर बैठा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको हमने कहा ओरिजिन 0, 0। ठीक है, अच्छा, चार्ज Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम कहाँ से बनाएंगे, ओरिजिन से, ऐसे। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा R1 वेक्टर। चार्ज Q2 यहाँ पर बैठा इस पॉइंट का जो चार्ज Q2 इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा कहाँ से बनाओगे आप, ओरिजिन से। ठीक है, ये हो गया R2 वेक्टर। ठीक है, और इनके बीच की जो दूरी है वो ये वाली है, चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो ये। ठीक है, इसको हमने मान लिया R वेक्टर। ठीक है, अब हमें इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन जो भी कहो, अब यहाँ पर हमने मान लिया दोनों प्लस के चार्ज हैं। ठीक है, तो इनके बीच लगने वाला, अच्छा, अगर ये प्लस के हैं तो जो Q1 है इस Q2 को बाहर फेंकेगा, F21 फोर्स ऑन टू y1, ऐसे यहाँ पर Q2 Q1 को बाहर फेंकेगा, और ये जो बाहर फेंकने वाला फोर्स होता है हमेशा जो चार्ज को जोड़ने वाली लाइन होती है इसके अलोंग होता है। ठीक है, ये बन जाएगा F12। ठीक है, अब तुम्हें देखो F12 लिखना है, F12 वेक्टर फॉर्म, तो तुम लिखोगे कि Q1 Q2 y में R12 का जो मॉड है इसका क्यूब इंटू R12 वेक्टर। ठीक है, ऐसे आप लिखते हैं F21 वेक्टर। F21 वेक्टर क्या बनता बोलो, ये बनता Q1 Q2, और बाई में क्या बनता ये R21 का क्यूब इंटू R21 वेक्टर बनता। अब देखो इसमें जो R12 है और R21 है इनका जो मॉड है ये आपस में इक्वल होगा। सबसे पहले देखो R1 वेक्टर कितना होगा, R1 वेक्टर मतलब कि जो कोऑर्डिनेट है इसमें i कैप j कैप मल्टीप्लाई करना तुमको, तो x1 i कैप बनेगा प्लस y1 j कैप। ऐसे तुम R2 वेक्टर लिखते तो R2 वेक्टर क्या बनता है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप बनता है। अब यहाँ पर तुम्हें देखो R12 वेक्टर लिखना है, तो R12 वेक्टर का मतलब होता है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये कितना होता है, देखो आप इस वाले से इसको माइनस करो, तो माइनस करते समय याद रखना कि i कैप से सब्ट्रैक्ट होगा जे कैप से। ठीक है, तो इससे इसको माइनस करना मतलब कि बनेगा x1 माइनस x2 i कैप
प्लस y1 माइनस y2 जे कैप, ये बनेगा। अच्छा R12 का जो मॉड है आप इसको ऐसे लिखो और चाहे सिंपल R12 लिख लो। मॉड कितना होगा देखो, x1 माइनस x2 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 इसका होल स्क्वायर, फिर इस पूरे का अंडर रूट, ये बन जाएगा। ऐसे अब देखो आप लिखोगे R21 वेक्टर, R21 वेक्टर का मतलब होगा R2 वेक्टर माइनस का R1 वेक्टर। अब आप देखो इस बार इससे इसको माइनस करना है, तो माइनस करते इसमें फिर से बात याद रखनी है आपको, आई कैप से माइनस होगा और जे कैप से। तो फाइनली यहाँ पर देखो क्या लिखे, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, ठीक है। अब R21 का जो मॉड आएगा ये एक ही बार डिसाइड होगा। इनके बीच की दूरी ऐसा नहीं है कि जब Q1 Q2 पर फोर्स लगाया दूरी कुछ और थी और जब Q2 Q1 पर फोर्स लगाया तब दूरी कुछ और थी। इनके बीच का जो गैप है ना वो एक ही बार डिसाइड होगा। बाकी जो R12 वेक्टर है R21 वेक्टर है ये दोनों के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। तो आप इसको लिखोगे, देखो आप सिंपल इसको R21 लिख सकते हो। R21 बराबर क्या लिखा जाए बोलो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। समझ में आ रही बात? अच्छा देखो ये जो R12 है और R21 इनका जो मॉड है ये आपस में इक्वल होंगे। R12 बराबर होगा R21 के, बट R21 वेक्टर ये अपोजिट विक्रम को R12 वेक्टर के, ठीक है। आप इस चीज़ को यहाँ पे देखो, गौर करो, R12 वेक्टर और R21 वेक्टर इनको आप देखो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। आप इसको उल्टा करके देखो, ये जो x2 है इसको आप पहले लिखो तो x1 माइनस x2 जो बनेगा माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर y2 माइनस y1 है, यहाँ पर देखो माइनस साइन बाहर आएगा तो आप इसको लिखोगे माइनस का y1 माइनस y2, ठीक है। जब आप इससे इसको देखोगे ना, कंपेयर करोगे तो ये जो ये वाला वेक्टर है इस वेक्टर का अपोजिट होगा, बट जो मॉड है जो डिस्टेंस होगी यहाँ पर इनके बीच की वो बराबर होगी। तो अब देखो यहाँ से जो F12 वेक्टर है, F12 वेक्टर चूँकि इसमें जो ये वाली जो चीज़ है दोनों के लिए सेम होगी, ये दोनों के लिए क्या होगी, सेम होगी। बचा हमारे पास ये चीज़। अब अगर ये अपोजिट है एक दूसरे के, इक्वल एंड अपोजिट है, तो हम कह सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो पार्टिकल के बीच का, वो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होता है। और ये जो है एक्शन और रिएक्शन पेयर की बात हो गई, ठीक है, एक्शन और रिएक्शन पेयर की बात हो गई। तो F12 वेक्टर जो होगा माइनस का F21 वेक्टर के अपोजिट होगा। इस चीज़ को यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया कि जो कूलॉम्स लॉ है फॉलो करता है न्यूटन्स का थर्ड लॉ, ठीक है। तो ये बात हमने पहले से पढ़ रखी है, फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ। समझ में आ रही बात? न्यूटन का तीसरा नियम फॉलो करता है ये, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई कि हमें यहाँ पर फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना आ गया और हमें इस चीज़ को प्रूव करना था कि जो F12 होता है वो F21 के हमेशा अपोजिट होता है। इसको हमें प्रूव करना था और प्रूव करने का इकलौता तरीका तुम्हारे पास ये था। समझ में आ रही बात? अच्छा, यहीं पर तुम्हें इस चीज़ को गौर करना है कि अगर ये प्लस Q1 प्लस Q2 है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन ऐसे बन जाएंगे, अगर एक प्लस और एक माइनस है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे बन जाएगा। तो जो F21 होगा, अगर ये माइनस है ये प्लस है, तो ये जो F21 होगा अंदर हो जाएगा और F12 भी कहाँ होगा, अंदर होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन जो अभी आपने लिखा है उसमें डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? उस चीज़ को भी यहाँ पर हम अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले आप इतना नोट करो, नोट कर लिया इसको। चलिए अब इसमें देखो हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास चार्ज का जो नेचर है वो अपोजिट का है, ये प्लस है और ये प्लस है। हमने मान लिया प्लस है, माइनस है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स प्लस प्लस के बीच है, ये प्लस Q1 और प्लस Q2 था। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इक्वल होगा
एक प्लस Q1 एक माइनस Q2, आज भी जो पहले फोर्स ऑफ रिपल्सन था उसका जो मैग्नीट्यूड है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। बस क्या अंतर होगा, डायरेक्शन का। ठीक है, अगर एक प्लस एक माइनस है तो जो आपका F12 था इसकी डायरेक्शन देखो कहाँ लग जाएगी, अंदर की तरफ। ठीक है, ये जो F21 वेक्टर है ये कहाँ पर बन जाएगा, अंदर की तरफ। ठीक है, ये F21 होगा, ये F12 हो जाएगा। अब इसमें ऐसा क्या किया जाए ताकि जो F12 पहले था उस F12 की डायरेक्शन ठीक उसके अपोजिट बन रही है। आज के टाइम में देखो ये प्लस है माइनस, तो इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो क्या किया जाए, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ यहाँ पे लिखना है चार्ज का नेचर। अगर प्लस है तो प्लस लिखना, माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे, माइनस। अब आप देखो ये जो वेक्टर है ना, इस वेक्टर में माइनस साइन मल्टीप्लाई करो, माइनस साइन मल्टीप्लाई करोगे तो इसका रिवर्स हो जाएगा। जैसे ये रिवर्स हुआ तो जो पहले फोर्स था F12, अब जो फोर्स बनेगा F12 ठीक उसके अपोजिट बनेगा। इस चीज़ को यहाँ सोचो, पहले x1 माइनस x2 आई कैप था, y1 माइनस y2 जे कैप था। अगर यहाँ पर देखो निगेटिव साइन मल्टीप्लाई किया तो निगेटिव साइन यहाँ पर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। जैसे निगेटिव साइन मल्टीप्लाई किया तुमने क्या बनेगा, माइनस x1 प्लस x2, मतलब कि x2 माइनस x1 बन जाएगा। तो पहले जो r12 वेक्टर था उसका जो वैल्यू था कैसे डिसाइड किया गया था, x1 माइनस x2 आई कैप। अब क्या बन जाएगा, x2 माइनस x1 आई कैप। तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना, देखो ये तुम्हें याद रखना है कि r12 अगर Q1 का Q2 पर फोर्स देखना है तो तुम्हें R12 याद रखना है। बस क्या करना है कि यहाँ पर साइन सहित आपको चार्ज रखना है। समझ में आ रही बात, जब फोर्स इन वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा तो चार्ज को आपको साइन सहित रखना है। समझ में आ रही बात, तो बस बेसिक सा कैलकुलेशन यहाँ पर ये बनेगा आपका। इसमें थोड़ा चेंज करना तुम्हें, इसको एज इट इज आप लिख लो, बट जब आप F12 लिखने जाओगे F12 वेक्टर, तो F12 वेक्टर क्या लिखोगे, Q1 और माइनस Q2। देखो माइनस Q2 मतलब कि जो ये वाला पैरामीटर है, इसमें देखो x1 माइनस x2 आई कैप प्लस y1 माइनस y2 जे कैप। ठीक है, और बाई में R12 का क्यूब। अब इसमें एक छोटी सी मिस्टेक ये है कि यहाँ पर अभी हमें Q2 का साइन मल्टीप्लाई नहीं करना था, है ना। तो Q2 का साइन क्या है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई करो। देखो चाहे बाहर मल्टीप्लाई करो चाहे इसको अंदर भेजो, जब अंदर भेजोगे तो यहाँ पर 1 किस में कन्वर्ट होगा, 2 में। ये 2 किस में कन्वर्ट होगा, 1 में। ये 2 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। बस इतना संतर होगा। जो पहले फोर्स ऑफ रिपल्सन था उसके ठीक अपोजिट अब क्या बन गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो डायरेक्शन कौन देगा, आई कैप जे कैप के कैप, ये देंगे। अगर यहाँ पर x1 y1 z1 होता तो यहाँ पर के कैप भी आ जाता। समझ में आ रही बात। तो ये बेसिक सा फंडा है कि अगर हमारे पास ये बोर्ड लेवल पर बात थी कि हमें फोर्स को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना होता है और हमें इस चीज़ को कैसे प्रूव करना है कि यार जो F12 है F21 के अपोजिट है, तो उसको आप इस तरीके से प्रूव करोगे। ठीक है, ये बोर्ड लेवल पर क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि तुम्हें ये बताना, प्रूफ द कूलम्बियन फोर्स इज द न्यूटोनियन फोर्स, प्रूव दैट फोर्स ऑफ रिपल्सन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज द फोर्स ऑफ न्यूटन्स। मतलब कि जो न्यूटन साहब ने फोर्स डिसाइड किया था कि हर एक्शन के रिएक्शन होता है, वो वाला फोर्स यहाँ पे लग रहा है। समझ में आ रही बात। तो वैसी चीज़ यहाँ पर प्रूव करनी होती, तो ये बोर्ड लेवल पर बात हो रही थी। ठीक है, अब तुमसे न्यूमेरिकल पूछेगा तो न्यूमेरिकल कैसे करना है और इसका यूज़ आईटी लेवल पे कैसे करना है। हालांकि बेसिक तो पढ़ना सबको है, चाहे बोर्ड लेवल पे तैयारी करो, चाहे नीट लेवल, चाहे आईटी लेवल पे। वैसे कि आईटी में जो क्वेश्चन बनते हैं, नीट वाले क्वेश्चन वे सपने में भी नहीं देख पाते कि ऐसा क्वेश्चन भी शायद पॉसिबल है क्या। चलो थोड़ा सा इस पर चर्चा और कर लेते हैं हम लोग। चलिए इस बार हम डाटा ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर ओरिजिन पर रखा 1 कूलम्ब का चार्ज और यहाँ पर कहीं रखा है 4 कूलम्ब का चार्ज। ठीक है, 4 कूलम्ब, और इसका कोऑर्डिनेट दे दिया 1,3। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये 1 कूलम्ब चार्ज कहाँ पर रखा, 0,0 पे, ओरिजिन पे है। ठीक है, एक इलस्ट्रेशन साइड में और हम लोग ले लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास
डायमेंशन सेम है। ये जो 1 कूलाम था इसको आप चाहे माइनस मानो चाहे इसको माइनस मानो, ठीक। चलो हम ओरिजिन वाले चार्ज को हम कहते हैं 1 कूलाम माइनस का, और ये रखा है 0,0 पे, ठीक है। और ये जो वो चार्ज है 4 कूलाम का, ये आज भी रखा है 1,3 पे, ठीक है, 1,3 पे। क्वेश्चन इन दोनों केस में 1 कूलाम का 4 कूलाम पर फोर्स बाई 1 कूलाम ऑन 4 कूलाम, इसका ठीक उल्टा फोर्स ड्यू टू 4 कूलाम ऑन 1 कूलाम, ठीक। वैसे यहाँ पर फोर्स बाई -1 कूलाम ऑन 4 कूलाम, इसका ठीक उल्टा फोर्स ऑन 4 कूलाम बाई -1 कूलाम। समझ में आ रही बात? तो चलिए इनका नामकरण कर लेते हैं कि जैसे हमने इसको मान लिया चार्ज पार्टिकल 1 है और चार्ज पार्टिकल 2 है, ठीक है। चार्ज पार्टिकल 1 और चार्ज पार्टिकल 2 है। समझ में आ रही बात? तो चलिए भैया बताइए कि इसमें ये दोनों प्लस के हैं तो इनके बीच क्या होगा, रिपल्सन। वो रिपल्सिव फोर्स क्या ऐसे लग रहा होगा, ये वाला रिपल्सिव फोर्स इस पर ऐसे लग रहा होगा, ठीक है। अब चूंकि इसका नामकरण हमने 2 पार्टिकल रखा है, इसका नामकरण 1 पार्टिकल रखा, तो इसको लिखा जाएगा फोर्स ऑन 2 बाई 1, इसको लिखा जाएगा फोर्स ऑन 1 बाई 2। अब इस चीज़ को तुम प्रैक्टिकली यहाँ पे देखो कि ये जो F12 है डायरेक्टेड अलॉन्ग नेगेटिव x नेगेटिव y है। देखो यहाँ पे F12 बराबर क्या लिखना तुमको, K Q1 Q2 और बाई में R12 का क्यूब लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हें क्या लिखना, R12 वेक्टर। चलो बताओ F12 वेक्टर क्या लिखा जाए, K का मान कितना रखा जाएगा 9 × 10 की पावर 9, और Q1 कितना हमारे पास 1, Q2 कितना 4 कूलाम है, ठीक है। अब बात आई R12 वेक्टर की। R12 वेक्टर का मतलब कि R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब देखो यहाँ पर R1 वेक्टर जो चार्ज है 1 कूलाम, वो कहाँ पर रखा 0,0 पे, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं R1 वेक्टर ये बनेगा 0 i कैप प्लस 0 j कैप। R2 वेक्टर क्या लिखा जाएगा, देखो यहाँ से 1 i कैप प्लस 3 j कैप, ये बनेगा। अब R12 का मतलब है कि R1 माइनस R2, तो तुम्हें देखो क्या लिखना है 0 -1 i कैप प्लस 0 -3 j कैप लिखोगे। और बाई में के बीच की दूरी का क्यूब, दूरी कितना होगी देखो, ये साइड 1 है, ये साइड 1 और ये साइड 3 है, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 होगा और 9 + 1 मतलब कि 10, तो √10 होगा, √10, ठीक है, √10। और इसकी पावर क्या लिखना आपको, क्यूब। ऐसे इसको लिख सकते हैं हम लोग, 10 की पावर देखो ये बन जाएगा, रूट का मतलब कि 1/2 मतलब पावर इसकी 3/2 बन जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन पर ज़्यादा हम लोग फोकस नहीं करेंगे, हमें ये सीखना है कि जो 2 चार्ज पार्टिकल प्लस के होते हैं इनके बीच जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है, और उनमें से अगर एक माइनस हो जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसकी जो डायरेक्शन होगी ठीक अपोजिट होगी, ठीक है। चलो बताओ F12 वेक्टर अब कितना लिखा जाए, देखो डाटा सब कुछ वही रहेगा, 9 × या 9 से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या 36 होगा, 10 की पावर 9 × अब देखो यहाँ से माइनस i कैप बनेगा ये, और माइनस का 3 j कैप, और बाई में 10 की पावर 3/2। 10 की पावर 3/2 का मतलब हुआ कि पहले देखो क्या बन जाएगा, ये 10 की पावर 3 मतलब कि 1000, और 1000 की पावर 1/2 मतलब कि 10√10 बन जाएगा ये, है ना, ये बन जाएगा 10√10, ठीक है। ऐसे अब देखो आप F21 वेक्टर को पकड़ोगे तो F21 वेक्टर में जो चेंज आएंगे वो केवल इस R वेक्टर में चेंज आएंगे, बाकी डाटा वही रहेगा 36 × 10 की पावर 9
प्लस आई कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। और बाय में क्या लिखा जाएगा बोलो, 10√10। ये तो इस वाले केस के आंसर हो गए। अब इसमें आप देखो ये दोनों कैसे चार्ज हैं, प्लस माइनस हैं, तो इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन। वो जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो, अभी देखो इस पर जो 1 कूलम था फोर्स ऐसे लग रहा था, ये फोर्स क्या ठीक इसके अपोजिट है। इसको हम लिखेंगे F12 और इसको लिखा जाएगा F21। अब देखो इसमें जो तुमने कैलकुलेशन किया है सेम कैलकुलेशन यहाँ पे करना। बस देखो तुम्हें F12 जो मिलेगा उसका डाटा भी सेम होगा, 36 × 10⁹ और बाय में क्या बन जाएगा, 10√10, ये बनेगा। अब देखो यहाँ पे बस यहाँ पे चेंज आएगा, आर वेक्टर जो बनेगा इस केस में देखो, ये चार्ज को तुम्हें साइन सहित रखना, साइन सहित रखते देखो -i कैप -j कैप, माइनस यहाँ पे साइन आता -1 × 4, ठीक है, -1 × 4 माइनस है ना 15 भेजो तो प्लस आई कैप प्लस 3j कैप हो जाएगा, तो ये आई कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। ऐसे आप देखो F21 वेक्टर लिखते हैं, तो F21 वेक्टर क्या बनता है, 36 × 10⁹ और बाय में 10√10। अब यहाँ पे चेंज आएगा, देखो ये वाला जो फोर्स है F21 -x -y, यहाँ आप देखो साइन आप रखो माइनस का, तो माइनस साइन रखते ही देखो क्या बन जाएगा, प्लस, और ये प्लस बन जाएगा। समझ में आ रही हो तो नहीं, यहाँ पे रखना तुमको, तो माइनस यहाँ पे बन जाएगा आई कैप - 3j कैप, माइनस का 3 माइनस का आई कैप और माइनस का 3j कैप। ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ वाला F21 है, यहाँ का जो F12 है ये वाला F21 है, ये वाला जो F21 है ये वाला F12 है। समझ में आ रही है बात, बस थोड़ा चेंज आता है। तो इससे तुम्हें ये चीज़ सीखना है कि जब चार्ज प्लस के होंगे तो वहाँ पर आपको चार्ज का साइन भी रखना है, प्लस प्लस रखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब एक प्लस एक माइनस तब तुम्हें यहाँ पर प्लस माइनस दोनों रखने, ठीक है। जब माइनस रखोगे तो यहाँ पर जो आपके पास वेक्टर आएगा उस पर माइनस साइन मल्टीप्लाई कर लेना। समझ में आ रही बात, तो डायरेक्शन में कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ रही बात, इतना आप छाप लो जल्दी से। नोट कर लिए इसको। अब क्वेश्चन देखो जब भी आएगा तो उसमें ये फिगर बना के नहीं देगा, वहाँ पे लैंग्वेज लिख देगा कि दो चार्ज हैं जो कि इस कोऑर्डिनेट पर रखे गए हैं, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना होगा, या एक का दूसरे पर, दूसरे का पहले पर कितना फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो एक छोटा सा टुचकुला आप कर लो यहाँ पे। जैसे कि हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक है 10 माइक्रोकूलम और एक है माइनस का 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। और ये जो 10 माइक्रोकूलम रखा है 1,3,5 पे, -5 माइक्रोकूलम रखा है 2,-3 -6 पे। ये ऐसे लैंग्वेज तुमको देके क्वेश्चन पूछेगा कि दो चार्ज हैं जिन पर दो चार्ज जिनका वैल्यू दिया है और इनका कोऑर्डिनेट भी दिया है। हमसे पूछा कि फोर्स ऑन 10 माइक्रोकूलम बाई -5 माइक्रोकूलम, ये हमसे पूछा है। और ये पूछा है फोर्स ऑन -5 माइक्रोकूलम बाई 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। स्क्रीन पॉज करो, आप इसका आंसर बताओ। चलिए आंसर मैच करवाइएगा। सबसे पहले देखो हमें F10 -5 का मतलब लिखना है F10, -5, ये तुमको लिखना है कि अब चार्ज का साइन तुमको रखना है यहाँ पे। साइन देखो क्या लिखा जाए, 10 या सिंपल है कि Q1 गुणे Q2 बाई R10 5, 10,5, ठीक है, इसका क्यूब। और यहाँ पर क्या लिखना, R10,5 वेक्टर लिखना है।
अब यहाँ पे साइन से तुम्हें चार्ज रखना है। के का मान देखो 9 इंटू 10 की पावर 9 बनेगा। Q1 कितना है 10, माइक्रो कूलम है 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर लो। और ये जो हमारे पास -5 है इसका साइन भी तुम्हें रखना है 10 की पावर -6। और बाय में देखो जो डिस्टेंस होगा केवल एक ही बार डिसाइड होगा, चाहे दिस माइनस दिस करो चाहे दिस माइनस दिस करो, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे देखो हम लिख लेते हैं 2 - i होल स्क्वायर प्लस -3 इसका होल स्क्वायर प्लस -6 -5 इसका होल स्क्वायर, और इस पूरे का अंडर रूट, ये तुम्हारा r आ गया। और इस पूरे की पावर फिर से तुमको क्या लिखना है 3 लिखना है, ठीक है। और बात आई यहाँ पे आर वेक्टर के, तो आर वेक्टर का मतलब है देखो 10 5 है ना, 10 5 का मतलब है कि दिस आई कैप माइनस दिस आई कैप, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे तुमको लिखना है आई कैप माइनस, या सिंपल देखो यहाँ पे लिख लो तुम 1 माइनस 2 आई कैप प्लस 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 3 जे कैप प्लस 5 माइनस 6, तो 5 माइनस 6 मतलब कि +6 हो जाएगा और ये के कैप हो जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन हो गया, कैलकुलेशन पर आप नहीं जाइए। तो फाइनली यहाँ से देखो एफ, ये वाला जो वैल्यू है ना F10, -5, ये तुम्हें वेक्टर फॉर्म में मिल जाएगा। और तुम्हें इसका उल्टा जो ये वाला फोर्स है ना, ये तुमने ढूंढ लिया, बस इसमें करना क्या है, ये वाली चीज़ ऐसे ही तुमको रखना है, बाकी यहाँ पर रिवर्स कर लेना है। समझ में आ रही बात? तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, ऐसे चुटकुले तुमसे पूछ लेगा, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से बना लो। टॉपिक को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, इतना पहले आप नोट कर लो अच्छे से। चलिए टॉपिक हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। अब अभी तुम लोग कम से कम 1 से 2 लेक्चर बेसिक चर्चा ही करेंगे। कूलम्ब्स लॉ हो गया, कूलम्ब्स लॉ पर छोटे मोटे जो न्यूमेरिकल बनते हैं नीट लेवल पे, ठीक है, उन पर चर्चा हम लोग अभी करेंगे स्टार्टिंग में। इसके बाद देखना कि इसका जो लेवल है काफ़ी अच्छा जाने वाला है। एक टॉपिक आता है कि फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम, डिपेंड्स ऑन मीडियम। ये जो आपने फार्मूला लिखा था याद करो कि जो 2 पार्टिकल हमने लिए थे, एक Q1 था, बहुत आप आराम से उसको समझिएगा, एक Q2 था। ये कहाँ थे? एयर में, इन एयर, ठीक है। तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था या फोर्स ऑफ रिपल्सन था, उसका जो मैग्नीट्यूड था उसका वैल्यू हमने लिखा था F = 1/4πε0, और क्या था बोलो Q1 Q2 बाई में r², ये मैग्नीट्यूड होता है। ये कहाँ पर था फोर्स? एयर में। ये बात तो लिखी जाएगी कि हमारे पास मीडियम है, चार्ज Q1 Q2, सेपरेशन आज भी इनके बीच का r है। वैसे यहाँ पर जो एयर है ना, ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है, इसको हमने पहले लिख रखा है शायद ना। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये चीज़ अभी हम लिखेंगे आगे चल के। तो यहाँ पर हमने क्या किया, माध्यम भर दिया कोई, ठीक है, ऐसा कोई मीडियम। और ये मीडियम कैसा है? कंप्लीटली फिल किया आपने। मीडियम कैसा फिल किया? कंप्लीट। अब इनके बीच का जो फोर्स ऑफ रिपल्सन चाहे या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसका जो वैल्यू होगा F' वो आएगा 1/4π एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई में r²। कई बार इस शक्ल में यहाँ का कैलकुलेशन नहीं देता है, इसकी शक्ल को थोड़ा चेंज करके लिखता है 1/4π ε0 × k Q1 Q2 बाई में r², ठीक है। ये जो फोर्स हमने देखा, ये तो एयर में था, ये कहाँ पर है? इन मीडियम। और ये भी याद रखना कि जो मीडियम आपने फिल किया है वो
कंप्लीट फिल किया है। मीडियम कैसा फिल है? कंप्लीट। ठीक है। अच्छा हमें देखो यहाँ पर वैक्यूम या एयर की बात हो रही थी फोर्स, अब यहाँ पर कोई मीडियम ले लिया हमने। ठीक है, ये चीज़ तुम थोड़ा साइड में कंपेयर कर लो कि जैसे तुमने पढ़ा था ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन में बात कही गई थी कि दो पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीडियम पर निर्भर नहीं करता। ये m1 था, ये m2 था, इनके बीच की दूरी कितना थी? r। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी मीडियम रखो, यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो था g m1 m2 y में r²। मास तो एक तरह से मीडियम पर डिपेंड करता नहीं है, मास इनवेरिएंट होता है, ये कहीं पर भी सेम रहता है। ठीक है, वेट चेंज हो सकता है, फोर्स चेंज हो सकता है, बट ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये भी चेंज नहीं होता है। और चेंज ना होने का रीज़न है कि यहाँ पर जो m1 m2 है ये कहीं पर भी सेम रहते हैं। जी को हमने कहा था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये कैसा होगा? कांस्टेंट रहेगा। और ये पूरे ब्रह्मांड के लिए सेम होता है। ऐसा नहीं कि पृथ्वी पर जी का मान कुछ अलग है, चंद्रमा पर कुछ अलग है। कैपिटल जी का जो मान होता है वो सभी जगहों पर सेम होता है। ठीक है, बट ये वाला जो पैरामीटर होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, थोड़ा इस चीज़ को समझना है, इसको हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में परमिटिविटी। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये शब्द यहाँ पे ऐड होने का मतलब है कि जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो कहाँ पर देखा जा रहा है? फ्री स्पेस का मतलब यहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, मीडियम है एयर है, और एयर और वैक्यूम का लगभग वैल्यू सेम होता है मीडियम का। ठीक है, यहाँ पर जो एप्सिलॉन आपने लिखा, इस एप्सिलॉन को कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ऐसे कहा था एप्सिलॉन आर, इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी है ना। अब ये चीज़ तो आपको साइड में याद रखनी है। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर का रिलेशन क्या होगा? जहाँ पे रिलेटिव वर्ड होगा, रिलेटिव वर्ड का मतलब होता है, जैसे तुमने पढ़ा रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी मतलब होता है कि डेंसिटी ऑफ मैटर इन मीडियम और बाय में डेंसिटी ऑफ, ठीक है, डेंसिटी ऑफ बॉडी और बाय में डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है। ठीक है, तो वहाँ पर दो सेम पैरामीटर का रेशियो होता है, उसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन आर है, दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी, और ये जो होता है ये एक तरह से एप्सिलॉन बाय में एप्सिलॉन नॉट होता है। अब तुम देखो कि यहाँ पे जो एप्सिलॉन का वैल्यू है वो शायद एप्सिलॉन नॉट के है और बाय में एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ से एप्सिलॉन की जगह पर आपने क्या लिखा? एप्सिलॉन नॉट इनटू के। तो फाइनली यहाँ पे रिलेटिव जो परमिटिविटी है वो एक तरह से के बराबर है। ये जो के होता है, ये जो आपने मीडियम फिल किया, इसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। ठीक है, ये जो के है इसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। अच्छा, ये चर्चा आपको यहाँ तक अभी इसको ऐसे रखना है। ठीक है, अब हमें बात ये करनी थी कि जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीडियम पर कैसे निर्भर करता है। मीडियम आने पर फोर्स ऑफ रिपल्सन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा या बढ़ेगा? तो आप इनको डिवाइड करके देखो। अगर सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड किया जाए तो बनेगा यहाँ पर एफ डैश बाई एफ। ठीक है, और एफ डैश बाई एफ में आप देखोगे सारा कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, बस बचे क्या हमारे पास? के। तो ये बन जाएगा 1/k। ठीक है, अब देखो यहाँ से एफ डैश बराबर क्या बनेगा? एफ बाई। ठीक है, ये एफ का मतलब क्या है? फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स, बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स इन एयर। ठीक है, इन एयर। और एफ डैश का मतलब क्या है? इन मीडियम, इन मीडियम। और के का मतलब यहाँ पर एक जो मीडियम फिल किया उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अच्छा, ये जो एफ डैश बराबर एफ बाई के है, इसको अगर हम देखें तो इसमें दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। पहली पॉसिबिलिटी बन सकती है के का वैल्यू 1 से कम। अगर के का वैल्यू 1 से कम है तो एफ डैश
का जो वैल्यू आएगा एफ से ज़्यादा आएगा। ठीक, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो के का वैल्यू है वो एक से ज़्यादा है, और एक से ज़्यादा होने का मतलब कि जो एफ डैश होगा वो एफ से कम होगा। अब हमें कैसे पता चले कि यार जो के का वैल्यू एक से कम है एक से ज़्यादा है? दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हमने इनको कंपेयर किया मीडियम और एयर के सापेक्ष, तो फाइनली यहाँ पर इनका जो रिलेशन था एफ डैश इन मीडियम एफ इन एयर, इनका रिलेशन यहाँ पर ऐसे आया। ये जो के है, के का मतलब यहाँ पर मीडियम का कांस्टेंट है। अब इनमें से केवल एक ही पॉसिबिलिटी पॉसिबल थी जो कि हम पहले जानते हैं। अगर आपको पता है तो ठीक है। तो हमें पहले से पता है कि जो के का वैल्यू होता है किसी भी मीडियम का वो एक से ज़्यादा होता है, किसी मीडियम का एक से ज़्यादा होता है। ये पॉसिबिलिटी संभव नहीं थी। तो ये बात यहाँ से प्रूफ हुआ कि जो फोर्स होता है दो पार्टिकल के बीच का, दो चार्ज पार्टिकल के बीच का, हमेशा एयर के सापेक्ष कम हो जाता है। मीडियम आने पर, बात आप हिंदी में यहाँ पर लिख लेना, मीडियम आने पर फोर्स ऑफ रिपल्सन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द चार्ज इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स इन एयर। मतलब कि जो एयर में फोर्स ऑफ रिपल्सन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसका वैल्यू मीडियम में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे ज़्यादा होगा। समझ में आ रही बात? अब इसमें देखो के कुछ वैल्यू आपको याद रखने हमेशा। के वाटर के लिए पहले से पता है कि के जो वाटर का होता है वो होता है 81, और के जो होता है एक तरह से मेटल का, ये डाटा तुम्हें याद रखना है, के मेटल का होता है इनफाइनाइट, और ये जो के होता है एक तरह से वैक्यूम का, ये 1 के आसपास होता है, 1 ही होता है लगभग ये। और के जो एयर का होता है ये लगभग होता है 1.0023, ठीक है, 1.0023। तो वैक्यूम या एयर लगभग सेम होते हैं। अच्छा, सारी चर्चा तो हो गई, लेकिन ये दूसरा जो के है ना, इसके बारे में नहीं जान पाए कि के का एग्जैक्ट नाम क्या है। के तो तुमने जान लिया कि के एक तरह से इस मीडियम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आ रहा है इसका कांस्टेंट वैल्यू है ये, बट के को कहते क्या है, के को कहते क्या है, ठीक है। तो इस के को एक नाम दिया गया सुंदर सा, के को कहा जाता है अंग्रेजी में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, ठीक है। हिंदी वाले बच्चों को हिंदी में इसका रखना है माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, ठीक है। तो हिंदी में परावैद्युतांक, अंग्रेजी में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और किसी भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा एक से ज़्यादा होता है, इतना याद रखना तुम, ठीक है। तो ये बात हिंदी में तुम लिख लेना कि मीडियम आने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन इन एयर हमेशा कम होता है। एयर के रिस्पेक्ट में फोर्स ऑफ रिपल्सन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा मीडियम का कम होता है। कम क्यों हो जाता है? क्योंकि के का मान हमेशा एक से ज़्यादा होता है। ये डाटा भी याद रखना कि जो के होता है इस के का मान एक से अधिक होता है, ठीक है। चलो इतना आप नोट कर लो अच्छे से। चलिए इसको नोट कर लिया। अब ये जो चीज़ है ना, इसको ये भी याद रखना तुम कि ये जो फार्मूला है तब तक वैलिड होगा जब तक मीडियम यहाँ पर कंप्लीटली फिल है, मीडियम कंप्लीटली फिल है। कल की डेट में तुम्हारे पास ऐसा केस आएगा जहाँ पर मीडियम दो होंगे। यहाँ पर देखो एक सिंगल मीडियम है तो बाई में क्या आया, अगर दो अलग अलग मीडियम है तो बाई में K1 + K2 होगा। क्या समझ में आ रही बात? या ये जो स्पेस है इनके बीच का चार्ज का, यहाँ पर आपने कंप्लीट फिल किया। हम ये कहें कल की डेट में हमारे पास ऐसा केस आया जहाँ पर मीडियम पार्शियल फिल कर दिया। समझ में आ रही बात? तो उसका भी तुम्हें कैलकुलेशन करना आना चाहिए, ठीक है। ये फार्मूला तब तक वैलिड होता है जब तक मीडियम बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल कंप्लीटली फिल होता है। समझ में आ रही बात?
चलिए, हमें उन सब चीज़ों पर चर्चा करनी है जिन पर न्यूमेरिकल नीट से लेके जे तक पॉसिबल है। चुटकुला पढ़ के कुछ नहीं होना है आपको, थोड़ा सा अच्छे लेवल का भी क्वेश्चन साथ में करते जाना है। चलिए, हम ये कहें कि जैसे मान लो हमारे पास एक ऐसा केस है जिसमें चार्ज के बीच का जो स्पेस था, इसमें मैंने दो अलग अलग मीडियम भर दिए। ठीक है, दो अलग अलग मीडियम यहाँ पर फिल कर दी। एक तो K1 था और एक तो K2 है, और इनके बीच का जो गैप है चार्ज के बीच का वो आज भी आ रहे हैं। और तने ये बताना है कि इनके बीच जो फोर्स ऑफ रिपल्सन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका फार्मूला क्या लिखा जाए। F बराबर क्या लिखा जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K1 प्लस K2 और ऊपर Q1 Q2 बाई में आर स्क्वायर। क्या लिखा जाएगा, बोलो। ये गलत है, सिंगल मीडियम होगा तो ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दो डिफरेंट मीडियम है तो फार्मूला ऐसा नहीं लिखना, K1 प्लस K2 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो हमें इसी चर्चा पर बात करनी है कि यार ये जो दो अलग अलग मीडियम है इसके लिए कहानी क्या बनेगी। अच्छा, इनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन तो होगा ही होगा, अगर दोनों प्लस के इनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, और फोर्स ऑफ रिपल्सन इन टर्म्स ऑफ K1 K2 कितना होगा वो डायरेक्ट यहाँ से नहीं निकाल पाओगे, उसके लिए तुम्हें एक अलग लेवल का अप्रोच समझना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। और ज़्यादा टफ नहीं है, हम दोबारा चर्चा करना चाहते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास ये दो चार्ज पार्टिकल हैं एयर में, चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2, ये बात हो रही इन एयर। ठीक है, इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ रिपल्सन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई में आर स्क्वायर। ये पहली कहानी हो गई। ठीक है, और फिर आपने क्या किया, बोलो, इनके बीच एक मीडियम भर दिया। ठीक है, गैप आज भी इनके बीच का आर है। ये बात हो रही कहाँ पे, मीडियम, इन मीडियम। अब इनके बीच का जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका वैल्यू बनेगा F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 बाई में आर स्क्वायर। अब इनको तुम देख के बता सकते हो, अभी हमने इस पर चर्चा की थी कि जो मीडियम पर फोर्स होता है, मीडियम में जो फोर्स होता है चार्ज के बीच का, वो हमेशा एयर में जो फोर्स होता है उससे कम होता है। ठीक है, अब तुमसे एक बात हम ये पूछ रहे हैं, क्या एयर में मीडियम के बराबर फोर्स हम पा सकते हैं। क्वेश्चन है, क्या मीडियम में जो फोर्स है उतना ही फोर्स एयर में मिल सकता है, और अगर मिलेगा तो उसमें क्या करना पड़ेगा तुमको। क्वेश्चन समझना, मीडियम में जितना फोर्स हमको मिल रहा, क्या उतना ही फोर्स उतनी ही दूरी पर, जैसे यहाँ पर देखो आर है, यहाँ पर आर है, क्या दोनों फोर्स आपस में इक्वल है, आपस में इक्वल नहीं है। क्या कभी इक्वल हो सकते हैं, ये बात बिल्कुल तय है कि यहाँ पर जो एफ डैश है, एफ डैश लेस देन एफ है, क्या एक कभी एफ डैश बराबर एफ हो सकता है। एयर में जो फोर्स है वो मीडियम के फोर्स के बराबर हो सकता है, क्या हो सकता है। वो तब होगा जब यहाँ पर गैप बढ़ाया जाए, क्योंकि एफ डैश एफ से कम है, मतलब कि एफ एफ डैश से ज़्यादा है। ये ज़्यादा है तो इसको कम कैसे करें, ये एफ एफ डैश से ज़्यादा है तो इसको कम कैसे करें। तो कम करने का आपके पास एक तरीका है, इनके बीच की दूरी बढ़ाओ। ये बात हम जानते हैं कि अगर हम आवेश के बीच की दूरी बढ़ाएं तो बल यहाँ पर क्या होगा, घटेगा, एफ मोर देन एफ डैश। बट कभी ना कभी एफ बराबर एफ डैश होगा, और एफ बराबर एफ डैश तब होगा जब हम इनके बीच की दूरी बढ़ाएं, और दूरी तब तक बढ़ाएं जब तक ये जो एफ है एफ डैश के बराबर ना हो जाए। समझ में आ रही बात। तो देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये करना है, एयर में
एक ऐसे डिस्टेंस की खोज करनी है। हमने यहाँ पर मीडियम भरा तो मीडियम हमने निकाल दिया, जो मीडियम था उसको हमने क्या किया, निकाल दिया। और हमने बात कर ली एयर पे, चार्ज Q1 था, ये चार्ज Q2 है, ठीक है। ये बात कहाँ पर फिर से हो रही है, इन एयर। बस क्या अंतर है कि यहाँ पर दूरी r है, यहाँ पे दूरी r है, यहाँ पर मीडियम, यहाँ पर एयर, यहाँ पर एयर, बट r डैश और r इनमें डिफरेंस है। ये r और r डैश आपस में इक्वल नहीं है, समझ में आ रही बात, ये r और r डैश आपस में इक्वल नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो f डैश है मीडियम का, इस एयर के जो फोर्स होगा उसके बराबर होगा। तो हमें यहाँ पर देखो f डैश हमने मान लिया कि r डैश दूरी पर एयर में और r दूरी मीडियम में लगने वाला फोर्स इनके बीच का इक्वल है। तो f डैश बोलो कितना लिखोगे तुम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या लिखा जाए बोलो, Q1 Q2 बाई r डैश स्क्वायर। जैसे हमने कहा कि f डैश इन मीडियम, f डैश इन एयर, ये दोनों क्या आपस में इक्वल है। बात अलग है r दूरी पर है और यहाँ पर दूरी क्या इनके बीच का r डैश। तो अगर हम कंपेयर करें फ्रॉम, देखो आप इनको कंपेयर करो सेकेंड और थर्ड को, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, एफ डैश बराबर कुछ, एफ डैश बराबर कुछ, कुछ बराबर कुछ। तो फाइनली यहाँ पर देखो k इंटू आर स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, आर डैश। बाकी सब कुछ तो खत्म हो जाना है यहाँ पे। तो आर डैश स्क्वायर बराबर किसके मिलेगा, k इंटू आर स्क्वायर के, ठीक है। आर डैश स्क्वायर बराबर बनेगा यहाँ पर k इंटू आर स्क्वायर। तो फाइनली आर डैश जो एयर में सेपरेशन है उसका वैल्यू रूट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंटू स्पेस इन विच मीडियम इज फिल्ड। आर का मतलब ये नहीं समझना, आर का मतलब ये नहीं समझना कि ये आवेश के बीच की दूरी है। आर का मतलब यहाँ पर वो गैप है जितने में आपने मीडियम भरा हुआ है। बात अलग है कि यहाँ पर पूरे मीडियम भरा है, तो आर डैश बराबर किसके, रूट ऑफ k इंटू आर के। अच्छा, ये बात क्लियर हुई। चलिए इसमें कुछ हम डाटा ले लेते हैं। जैसे हमने कहा कि एक हमारे पास ऐसा केस जिसमें k का मान 4 है और r का मान है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस केस के लिए r डैश कितना लिखा जाए बोलो, रूट ऑफ k मतलब कि रूट ऑफ 4 इंटू 10, फाइनली कितना बनाइए 20 सेंटीमीटर। एक केस हम और उठा सकते हैं, k का मान हमने मान लिया 9 है और r का मान आज भी हमने रखा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। जो मीडियम है, मीडियम कंप्लीट फिल है और कितने तक फिल है वो 10 सेंटीमीटर। आर डैश का मान बोलो कितना आएगा, रूट ऑफ 9 इंटू 10 मतलब कि 30 सेंटीमीटर। एक केस और उठा लो, k का मान लो 16 है और r का मान आज भी कितना है 10 सेंटीमीटर। अब बोलो यहाँ पे r डैश का वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा 40 सेंटीमीटर। क्या मतलब निकला कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू हम बढ़ाते चले गए, जो एयर में नई सेपरेशन मिल रही जहाँ पर मीडियम और एयर का फोर्स आपस में इक्वल है, वो भी बढ़ता चला जा रहा। देखो मीडियम कितने में है, 10 में, एयर में कितना गैप मिला जहाँ पर फोर्स इक्वल है 20 पे, ठीक है। मीडियम कितने में 10 तक, बट k का मान कितना 9 है और k 9 है, r 10 है। तो फाइनली r डैश जो कि एयर में चार्ज के बीच का सेपरेशन है कितने में है, वो 30 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस इसका 3 गुना हो गया। ये डिस्टेंस क्या इसका, ये वाला डिस्टेंस क्या इसका डबल। तो हम कह सकते हैं जितना पावरफुल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, जितना पावरफुल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, एयर में जो सेपरेशन मिलेगा जहाँ पर मीडियम और एयर का फोर्स आपस में इक्वल है, वो गैप बढ़ता चला जाएगा। जैसे देखो k का मान हम बढ़ा रहे हैं, k का मान बढ़ाने का मतलब कि डाइलेक्ट्रिक पावरफुल होता चला जा रहा। पहले k कितना था 4, नया सेपरेशन कितना मिला एयर में, इसका जस्ट डबल। k का मान तुमने 4 से बढ़ा के 9 कर लिया। जैसे 9 किया तो यहाँ पर जो मीडियम वाला गैप है 10 का, अब वो एयर वाला गैप कितना है 30 का, मतलब ये 3 गुना हो गया। अब तुम ये सोचो कि अगर k का मान इनफाइनाइट मान लो, जो कि मेटल का होता है, और हमने रखा r बराबर 10 सेंटीमीटर तक, कंप्लीट फिलिंग की बात हो रही है, तो r डैश बोलो कितना होगा, क्या इनफाइनाइट मिलेगा। मतलब कि तो जो बल होगा
वो बल एयर में कहाँ पर तुमको के इनफाइनाइट, अब देखो के इनफाइनाइट आपको आर डैश के लिए कितना मिल रहा है, इनफाइनाइट, मतलब कि जो चार्ज थे उनके बीच गैप कितना बढ़ाना पड़ेगा तुमको, इनफाइनाइट बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? अच्छा, ये तो बेसिक चर्चा हो गई जो कि हम पहले से जानते थे। शायद हमने एक कहानी कुछ और बना के आपको समझाना शुरू किया था। वो कहानी ये थी कि हमारे पास जैसे मान लो कि दो चार्ज पार्टिकल हैं और इसमें आपने क्या किया कि आधे पार्ट में K1 मीडियम, आधे पार्ट में K2 मीडियम, ठीक है। और यहाँ पे D1 गैप है जिसमें आपने K1 भरा है और ये D2 गैप जिसमें K2 फिल किया है। अब हमें ये पता है कि मीडियम अगर एक सिंगल है तो वहाँ पर हम फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला लगा सकते हैं। बट यहाँ पे दो अलग अलग मीडियम पे फोर्स ऑफ रिपल्सन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला वैलिड नहीं हो पाएगा। वैलिड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एयर में एक नई डिस्टेंस सर्च करनी है जिस डिस्टेंस पे मीडियम पे लगने वाला फोर्स और एयर में लगने वाला फोर्स आपस में इक्वल हो। चलो अब ये बताओ आर डैश यहाँ से क्या निकल के आएगा। देखो बेसिक सा कैलकुलेशन है। आर डैश का मतलब है एयर में वो सेपरेशन, एयर में वह डिस्टेंस, एयर में वो डिस्टेंस जहाँ पर फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल और मीडियम इन दोनों पर फोर्स के आपस में इक्वल है। तो सबसे पहले देखो तुम्हें क्या लिखना है, ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये फार्मूला याद रखना है। इस फार्मूले का मतलब क्या है, रूट ऑफ के, मतलब कि जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका अंडर रूट लिखना सबसे पहले। तो देखो कितना है, ये K1 है तो इसको हमने रूट के अंदर लिख लिया। और कितने गैप तक K1 भरा हुआ है, D1 गैप, D1 से मल्टीप्लाई कर लो प्लस K2 अंडर रूट K2, और ये K2 कितने तक भरा है, D2। अभी आर डैश तुमको मिल गया। अब ऐसे हमारे पास तीन अलग अलग मीडियम होते, K1 K2 K3, और ये D1 D2 D3 होता, तो क्या बन जाता, बोलो रूट ऑफ K1 D1 प्लस रूट ऑफ K2 D2 प्लस रूट ऑफ K3 D3 ऐसे बनता चला जाता। समझ में आ रही बात? और अगर हम ये D1 बराबर D2 मान लेते हैं तो क्या बनता, रूट ऑफ K1 प्लस रूट ऑफ K2 इंटू D, ऐसे बनता चला जाता। समझ में आ रही बात? तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब जैसे डाटा इसमें भी हमने मान लिया कि डाटा हमारे पास K1 का वैल्यू दिया है फॉर एग्जांपल 4 और D1 हमने मान लिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और K2 हमने मान लिया 9 है ये, और D2 हमने मान लिया है 4 सेंटीमीटर। तो आर डैश आप यहाँ से इजीली बता सकते हैं कि आर डैश कितना होगा। आर डैश बोलो कितना आएगा, रूट ऑफ K1 मतलब कि 4 का अंडर रूट, देखो डाटा हम नहीं रखते यहाँ पे, डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं। 4 का रूट 2 आएगा, 2 गुणे 2 4 बनेगा, प्लस 9 का रूट 3, 3 गुणे 4 12, कितना आया बोलो 16 सेंटीमीटर। बाकी देखो जो चार्ज है उनके बीच का जो गैप है कितना है मीडियम में, 4 2 6 मीडियम, 6 सेंटीमीटर तक मीडियम है, और एयर में 6 सेंटीमीटर मीडियम पर लगने वाला फोर्स और मीडियम निकालने पर एयर में लगने वाला फोर्स आपस में इक्वल। बट ये जो गैप है 6 का, यहाँ पर गैप कितने का हो गया, 16 का। समझ में आ रही बात? अब इस 16 के लिए तुम फार्मूला लगा सकते हो। फार्मूला क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आप लिखते तुम Q1 Q2 बाई में आर डैश स्क्वायर। समझ में आ रही बात? अब एक आखिरी आंसर आप लोग बताइएगा। जैसे हमने कहा कि हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल हैं उनके बीच का गैप आर है, बट आपने जो मीडियम फिल किया है वो मीडियम एक ही भरा, लेकिन वो जो मीडियम ना वो आपने पार्शियल फिल किया। पार्शियल फिल करने का मतलब कि यहाँ पर कुछ में मीडियम कुछ में एयर है। देखो यहाँ पर एयर है और यहाँ पर भी एयर है, ठीक है, और मीडियम का जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट हमने मान लिया K, ठीक है। ये मार्कर आपको दिख रहा होगा, जो चौक है दिख रही होगी आपको अच्छे से, और यहाँ पर चार्ज Q1 बैठा है, यहाँ पे Q2 बैठा है। अब आर डैश बोलो कितना आएगा। आर डैश देखो सबसे पहले आंख बंद करके लिखना है, जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका अंडर रूट, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का
अंडर रूट, और साथ में आपको वो चीज़ मल्टीप्लाई करनी है जिसमें जितने मीडियम भरा हुआ है। तो जो के है कितने गैप में भरा, डी, तो डी से मल्टीप्लाई कर लें, प्लस कितने गैप में मीडियम नहीं है, आप इस डायलेक्ट्रिक को एक साइड शिफ्ट करो, तो जो गैप है एयर वाला वो कितने तक है, आर माइनस डी, तो आर माइनस डी से आप इसको ऐड कर लो, ये आर डैश तुमको मिल गया। अब ऐसा कुछ डाटा दिया होगा जैसे हमने कहा कि डी यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है और जो के का मान हमने मान लिया फॉर एग्जांपल 4 है, तो 4 का रूट 2 और यहाँ पर डी पहले से हमने 2 रखा, 2 गुणे 2 4, ठीक है, और आर मान लो 10 है, तो 10 माइनस 2 मतलब कि 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 मतलब कि 4 और 8 कितना हो जाएगा 12। समझ में आ रही बात। तो ऐसे देखो क्वेश्चन, देखो ये कोई खास रॉकेट साइंस इसमें है नहीं, बस ये कि तरीका तुमको पता है, ऐसे न्यूमेरिकल भी तुम कर ले जाओगे। समझ में आ रही बात। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, और उससे भी जेई पर बढ़िया न्यूमेरिकल बनते हैं। इस चीज़ को याद रखना कि जो ये वाला टॉपिक है ये भी जे लेवल का ही है अच्छे से, बाकी ये जो ये वाला केस है ये बेसिक होता है, नीट लेवल पे आता है, ये जे लेवल पे बढ़िया अच्छा खासा न्यूमेरिकल यहाँ पर बन जाता है। समझ में आ रही बात। हालांकि पढ़ना आपको नीट वाले बच्चों को भी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं कि यहाँ पे तुम्हें इंटीग्रेशन करना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा लेंदी मेथड अप्लाई करना पड़ा आर डैश फाइंड आउट करने के लिए, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। समझ में आ रही हो। तो नीट वालों का कोई भरोसा नहीं कब पेपर में किस लेवल क्वेश्चन आ जाए, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ करके भी अपना नॉलेज मजबूत रख सकते हैं ताकि हमारे पास नीट का किसी भी लेवल का न्यूमेरिकल आवे उसको हम आसानी से कर ले जाएँ। समझ में आ रही बात। चलिए आज के हम लोग इतना रखते हैं और आप इसके न्यूमेरिकल लगा लेना कुछ बेसिक, ठीक है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, थैंक यू।